ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। शीला परचेजेस टू वैरायटीज ऑफ एप्पल्स ए एंड बी, टोटल ऑफ रुपीज 2800. The weights in kilogram of A and B purchased by Sheila are in the ratio 5:8, but the cost per kilogram of A is 20% more than that of B. Sheila sells A and B with profits of 15% and 10% respectively. What is the overall profit in rupees? अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि जो क्वांटिटी इन्होंने परचेज की है उसका रेशियो हमें गिवन है और साथ में प्राइस का डिफरेंस परसेंटेज की टर्म में गिवन है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप एक्स या वाई वेरिएबल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। डायरेक्टली आप कोई भी वैल्यू लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शुरुआत में अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो दो तरह के एप्पल्स हैं ए एंड बी, इनकी क्वांटिटी को आप अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किलोग्राम ऑफ ए 5:8, तो मे बी वी कैन अज्यूम कि यहाँ पर हमने 5 किलोग्राम क्वांटिटी ली है और यहाँ पर हमने 8 किलोग्राम क्वांटिटी ली है। द कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। तो बी की कॉस्ट हम एक काम कर देते हैं, रुपीज 10x पर किलोग्राम ले लेते हैं, तो 20% हायर क्या होगा, 12x पर किलोग्राम। यहाँ पर टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ है 12 इंटू 5, दैट इज 60x। यहाँ अमाउंट स्पेंड हुआ है 80x, तो टोटल अमाउंट स्पेंड कितना हो गया है, 140x. Sheila sells A and B with profits of 15% and 10% respectively. 60x का 15% होता है 9x and 80x का 10% होता है 8x. 9x plus 8x 17x टोटल प्रॉफिट हो गया है। हमें ओवरऑल प्रॉफिट रुपीस में पता करना है। जो क्वांटिटी हमने परचेज की है उसका जो अमाउंट स्पेंड है वो है 140x और ये हमें 2800 गिवन है। 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 20 आ गई। तो प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 17 इंटू 20 करने पर 340 रुपीज फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगर यहाँ पर हमने 5 किलोग्राम और 8 किलोग्राम की जगह 5y किलोग्राम और 8y किलोग्राम भी ले लिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे यहाँ पे एक वेरिएबल और आ जाता। यहाँ पे 140xy हो जाता और यहाँ पर 17xy हो जाता। तो जहां हमने x की वैल्यू 20 निकाली है वहां हम xy की वैल्यू 20 निकालते और अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो सेम रहता। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A supplier receives orders from 5 different buyers. Each buyer places their order only on a Monday. The first buyer places the order after every 2 weeks. तो लेटर से फर्स्ट बायर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर ए से। हर 2 वीक के बाद ये अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। द सेकेंड आफ्टर एवरी 6 वीक्स, B after every 6 weeks, the third buyer after every 8 weeks, the fourth buyer after every 4 weeks, and the fifth buyer after every three weeks. It is known that on January 1st, which was a Monday, each of these 5 buyers placed an order with the supplier. तो 1 जनवरी को जो मंडे था सभी ने एक साथ ऑर्डर प्लेस किया और सिर्फ वो मंडे को ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट मंडे को ऑर्डर कब करेंगे, जब एक पूरा वीक कंप्लीट होता है। जैसे ये 2 वीक के बाद में ऑर्डर करेंगे, ये 6 वीक्स के बाद ऑर्डर करेंगे, बिकॉज अगर इन्होंने पहला ऑर्डर मंडे को किया है तो आफ्टर 2 वीक वो अगेन मंडे को अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछाया गया है, ऑन हाउ मेनी ओकेजन्स इन द सेम ईयर विल दीज बायर्स प्लेस देयर ऑर्डर्स टुगेदर एक्सक्लूडिंग द ऑर्डर प्लेस्ड ऑन जनवरी 1st। पूरा एक साल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये पता करें कि क्या कोई ऐसा वीक आएगा जब इन सब लोगों का ऑर्डर एक साथ प्लेस होगा। वो इन सारी वैल्यूज का एलसीएम होगा। एलसीएम होगा 24 वीक्स। 24 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, इससे छोटा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो 24 वीक्स के बाद पहली बार ऐसा होगा जब सभी बायर्स का ऑर्डर एक साथ प्लेस होगा। उसके बाद 48 वीक्स के बाद, और तीसरा ऑर्डर जो प्लेस होगा वो 72 वीक्स के बाद होगा। बट हम बात कर रहे हैं एक ईयर की, तो सिर्फ 2 बार ऐसा होगा जब उन्होंने सारे बायर्स ने एक साथ अपना ऑर्डर प्लेस किया। याद रखिए हमें जो फर्स्ट ऑर्डर 1 जनवरी को प्लेस किया गया था उसे काउंट नहीं करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 2। अगर हमें उस पर्टिकुलर डे को भी काउंट करना होता तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 3 हो जाता। ये क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। The sum of the cubes of two numbers is 128, while the sum of their reciprocals of their cubes is 2.
व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। लेट अस से हम जिन दो नंबर्स की बात कर रहे हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a और b से। सम ऑफ द क्यूब्स, इनके क्यूब्स का अगर हम सम निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है 128, while the sum of the reciprocals of their cubes, इनके क्यूब्स के रेसिप्रोकल का सम दैट इज 1 अपॉन a क्यूब प्लस 1 अपॉन b क्यूब, ये वैल्यू 2 आ रही है। हमें क्या पता करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब b क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। इसे डिवाइड करेंगे इससे तो डिनोमिनेटर पे तो क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये जो a क्यूब इंटू b क्यूब है ये न्यूमरेटर पर चला जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 128 को हमें डिवाइड करना है 2 से तो विल गेट 64। ये टर्म कैंसिल हो गई है, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू 4। तो व्हाट अबाउट a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करने पर हमारा आंसर क्या आएगा 16। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Some members of a social service organization in Kolkata decide to prepare 2400 laddus to give the children in various orphanages and slums in the city during Durga Puja. कितने मेंबर्स हैं, लेट अस से x, तो 2400 लड्डूस तैयार करने हैं बाय x मेंबर्स। द प्लान इज दैट ईच ऑफ देम मेक्स द सेम नंबर ऑफ लड्डूस। तो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि हर एक पर्सन कितने लड्डू निकाल बनाएंगे, टोटल लड्डूस डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स। हाउएवर ऑन लड्डू मेकिंग डे 10 मेंबर्स आर एब्सेंट। अब कितने मेंबर्स बचे हैं, x minus 10। Thus each remaining members makes 12 laddus more than earlier decided। अच्छा, अब यहाँ पर हर एक पर्सन कितने लड्डू बना रहा है, टोटल लड्डूस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स। ये वैल्यू इस वैल्यू से 12 ज्यादा है तो इसमें से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 12। 12 कॉमन लेके हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ पर भी 200। हम 200 कॉमन ले सकते हैं, 200 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 10, क्योंकि जब माइनस लेंगे तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 10। दिस इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया है। फर्दर सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये 2000 हो गया, उसको राइट साइड ले जाते हैं, माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देते हैं, ये हो गया x माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 40। x की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 50 और माइनस 40। नेगेटिव नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं हो सकते हैं, सो x की वैल्यू 50 होगी। जल्दबाजी में आंसर नहीं करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मेंबर्स एक्चुअली मेक द लड्डूस। मेंबर्स जिन्होंने लड्डू बनाए हैं वो है x माइनस 10, हमें x की नहीं x माइनस 10 की वैल्यू निकालनी है। 50 माइनस 10 करने पर 40 आएगा। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। The enrollment of students in 1000s at each of the 5 universities named MPU, JSU, LTU, PKU and TRU during each of the 8 years from 2014 to 2021 is represented in the following chart. The names of these universities are not shown in the chart. Instead, they are labeled University 1, 2, 3, 4 and 5. Now, यहाँ पर सबसे पहले हम देखना है यूनिवर्सिटी 1 इस डायग्राम में कौन सी है, वो है जो ट्राइंगल वाली है, दैट इज ये यूनिवर्सिटी 1 से रिप्रेजेंट हो रही है। जो क्रॉस वाली है वो यूनिवर्सिटी 2 है। इसके बाद में अगर हम सर्कल वाली देखेंगे तो उसको हम यूनिवर्सिटी 3 कह रहे हैं। यहाँ पर डायमंड की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी 4 है, और अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हमारी यूनिवर्सिटी 5। अब इनमें से कौन एमपीयू है कौन जेएसयू है ये हमें नहीं मालूम है, यही हमें मालूम करना होगा। 2014 टू 2021 ये वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। यहाँ चार्ट्स में अगर वाई एक्सिस देखते हैं
तो वैल्यूज हैं 0, 0.5, 1, 1.52, 2.5 एंड सो ऑन, और एक्स एक्सेस पे हमें सिर्फ ईयर्स की बने। However, these four pieces information are available. अगर हम सबसे पहले की बात करें, the magnitude of TRUs and MPUs net change in enrollment between 2014 and 2021 are the closest among any two universities. सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेंज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जिसे हमने यूनिवर्सिटी 3 नाम दिया है, 0.5 है, ये हमारी 0.4 है, तो 0.1 का गैप हमारा यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी 3 में है फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? यहाँ पर हम ये वैल्यू ले सकते हैं 1.8 और इस वैल्यू को हम यहाँ पर ले सकते हैं 6.2। तो जिसे हमने यहाँ यूनिवर्सिटी 2 नाम दिया है, उसकी 2014 और 2021 की वैल्यू की अगर बात करें तो 1.2 और 1.8 और 6.2, ये डिफरेंस हो गया है 4.8 का। ओके, व्हाट अबाउट जिसे हमने यूनिवर्सिटी 1 नाम दिया है, ये वैल्यू है 3.2 और ये वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3.5 और ये 3.9, तो यहाँ पर गैप है 0.7 का। जिसे हमने यूनिवर्सिटी 4 नाम दिया है, वो क्या है, ये वैल्यू है 4 और इनकी जो फाइनल वैल्यू है वो 4 से थोड़ी ज्यादा 4.2 है, वी कैन से दिस इज 0.2। एंड जिसे यूनिवर्सिटी 5 नाम दिया है, उसकी वैल्यू 6.5 से और सीधे 3.2 पर आ गई है। 6.5 और 3.2 डिफरेंस हो गया है 3.3 का। क्या कहा गया है, टीआरयू और एमपीयू का जो मैग्नीट्यूड में नेट चेंज है वो क्लोजेस्ट। अगर हम इन वैल्यूज की देखिए तो बात 3 एंड 4 यूनिवर्सिटी की होगी, तो उससे एक चीज हमें समझ में आएगी कि 3 और 4 इन दो यूनिवर्सिटीज में से एक तो है टीआरयू और दूसरी है एमपीयू। कौन सी टीआरयू है, कौन सी एमपीयू है, ये हमें नहीं मालूम है, ये इंफॉर्मेशन हमारी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, LTU had the same enrollment in consecutive years at least twice between 2014 and 2020। अगर हम सेम एनरोलमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी 3 में हो रहा है, पर यूनिवर्सिटी 3 हमारा आंसर नहीं हो सकती बिकॉज वो या तो टीआरयू होगी या एमपीयू होगी। तो यूनिवर्सिटी 3 को हम LTU नहीं कह सकते। एक बार और ऐसा हो रहा है यूनिवर्सिटी 1 में, यहाँ पर एनरोलमेंट सेम है और यहाँ पर भी एनरोलमेंट सेम। इसके अलावा और कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में सेम एनरोलमेंट एटलीस्ट ट्वाइस हो रहा हो। तो हम क्या कहेंगे, जिसे हमने यूनिवर्सिटी 1 कहा है वो है LTU। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं। द इंक्रीज इन JSU's एनरोलमेंट फ्रॉम 2015 टू 2019। नाउ 1 ऑलरेडी हमने डिसाइड कर दिया है, ये कौन सी हो गई है, LTU। जो भी GSU इंक्रीज हुआ है 2015 टू 2019, हम बात कर रहे हैं यहां से और यहां तक की, इज अबाउट 50% ऑफ TRU's टोटल एनरोलमेंट इन 2020। हम फोकस करेंगे 2020। नाउ TRU की वैल्यू या तो 3 होगी या 4 होगी। अगर हम TRU को 3 यूनिवर्सिटी नंबर देते हैं तो 2020 में यहाँ पर जो वैल्यू है ये 0.8 है, इसका 50% 0.4, मतलब JSU में जो इंक्रीज होगा वो 0.4 का होगा। पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही हमने यूनिवर्सिटी 3 TRU बोला, यूनिवर्सिटी 4 MPU हो जाएगी, यूनिवर्सिटी 1 LTU है, तो JSU के लिए हमारे पास सिर्फ 2 एंड 5 यही दो यूनिवर्सिटीज बचेंगी। हमें इन दो यूनिवर्सिटीज पर ही फोकस करना। यूनिवर्सिटी 2 की बात करें तो वो यहाँ से और 2019 तक, यहाँ तक अगर हम आते हैं तो ये वैल्यू आप देखेंगे हर हालत में 0.4 से तो काफी ज्यादा है, तो 2 हमारी JSU नहीं हो सकती, राइट। अगर हमने 3 को क्या ले लिया है, TRU। व्हाट अबाउट फिफ्थ? फिफ्थ में तो यहाँ डिक्लाइन हो रहा है, इंक्रीज हो ही नहीं रहा, तो हमारी 3 TRU नहीं हो सकती। तो TRU कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी 4। उस केस में 3 कौन हो जाएगा, MPU। अब हम यहाँ एक बार चेक करें, TRU यूनिवर्सिटी 4 है, यूनिवर्सिटी 4 की 2020 में अगर हम वैल्यू देखेंगे तो ये है कितनी, 5, इसका हाफ होगा 2.5। अब JSU में हमारा जो इंक्रीज होगा फ्रॉम 2015 टू 2019 वो 2.5 के इक्वल होना चाहिए। देखते हैं जरा,
अगर हमने इसको GSU नाम दिया तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ये वैल्यू है अराउंड 2.6 और ये वाली वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 5.1, दोनों का डिफरेंस 2.5 है, हमें यही चाहिए था, तो हम इमीडिएटली बोलेंगे 2 क्या होगी, GSU। और जो एक यूनिवर्सिटी हमारे पास में बची है वो कौन सी है, PKU की। इनफैक्ट ये जो लास्ट इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है इसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशंस हमें यहाँ गिवन है ये ऑलरेडी हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। द एनरोलमेंट इन वन ऑफ LTU एंड PKU, LTU है यूनिवर्सिटी 1, PKU है यूनिवर्सिटी 5, had a steady decline between 2014 and 21, while the enrollment in the other had no decline between any two consecutive years in the same period. तो अगर हम बात कर रहे हैं LTU और PKU की, यूनिवर्सिटी 1 और 5 में आप देखेंगे लगातार डिक्लाइन हो रहा है और 1 में कहीं पर भी डिक्लाइन नहीं हो रहा है। तो लास्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है फ्रॉम द फर्स्ट 3 कंडीशंस। अब हम क्वेश्चंस के आंसर आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the 5 universities can University 4 possibly be? University 4 है TRU, थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which university's enrollment was around twice that of LTU in 2014? LTU ये रही, 2014 में अगर हम इनके बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी 1 में 2014 में ये हमारी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 3.2। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका इससे डबल था, अगर हम डबल की बात करें इससे डबल लगभग 6.5 यूनिवर्सिटी 5 यानी कि PKU में है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, which amongst the pieces of information mentioned below if removed will not prevent us from uniquely identifying the 5 universities? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर हम Z इंफॉर्मेशन को हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Ramesh and Reena are playing with triangle ABC. Ramesh draws a line that bisects angle BAC. तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। दिस इज अवर ट्राइंगल ABC। हमें एक एंगल बाइसेक्टर चाहिए, एंगल BAC। दिस लाइन कट्स BC एट D। यहाँ पर अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर बनाएं और लेट अस से हम इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट D हो गया है जहाँ ये एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है। रीना देन एक्सटेंड्स AT टू अ पॉइंट P। AD को एक्सटेंड कर दिया गया है पॉइंट P पर। इन रेस्पॉन्स रमेश जॉइंस B एंड P। रमेश B और P को कनेक्ट कर देते हैं। रीना देन अनाउंसेस दैट BD बाइसेक्ट्स एंगल PBA। PBA को BD बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये जो हमारा एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। व्हाट अ सरप्राइज, टुगेदर रमेश एंड रीना फाइंड दैट BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। DC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। BP is equal to 8 सेंटीमीटर। DP is equal to 5 सेंटीमीटर। हमें AP की लेंथ पता करनी है। अगर हमें AD की लेंथ पता हो तो हम आसानी से AP की लेंथ पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक थ्योरम जो है वो मालूम होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। से याद रखना भी बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABC की और यहाँ पर AD एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं क्या करता हूँ, जनरली इसको इस तरह से याद करता हूँ, AD एंगल बाइसेक्टर है, तो आप इस तरह से AD यहाँ पर लिख दीजिए, AD और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब दो पॉइंट्स बचे हैं B और C। अगर मैं B को यहाँ लिखूंगा तो यहाँ भी B को लिखूंगा और C यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पर भी मैं C को लिखूंगा। अब अगर मैं ट्राइंगल ABP की बात करता हूँ तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कौन है, BD। सो अगेन आई यूज द सेम अप्रोच, B और D। यहाँ भी मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, B से और D से। अब यहाँ पर BD के अलावा दो पॉइंट्स बचे हैं A और P, तो अगर A यहाँ लिखूंगा तो यहाँ A होगा और यहाँ P लिखूंगा तो यहाँ भी P होगा। इससे इस थ्योरम को याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। एक लॉजिक आप हमेशा डेवलप करें जब भी आप ज्योमेट्री की थ्योरम्स को याद रखते हैं। तो हमें AB की लेंथ नहीं मालूम है और AB की लेंथ हमारे को यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए।
क्या जरूरी है हम AB की लेंथ निकालें? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, BP ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी BP अपॉन AC। सिमिलरली यहां पर DP है, DP ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, DC मल्टीप्लाइड बाई DA। AD की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो AD अगर हमें निकालना हो तो AD को हम क्रॉस मल्टीप्लाई के ले जाए तो ये हो जाएगा DB, या इसको आप BD लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई DP मल्टीप्लाइड बाई AC डिवाइडेड बाई BP को हम यहाँ ले आते हैं और DC या CD ये ऑलरेडी हमारे पास है। व्हाट इज BD? BD की लेंथ हमें गिवन है 6। व्हाट अबाउट DP? ये लेंथ हमें गिवन है 5। AC ये है लेंथ 9 डिवाइडेड बाई व्हाट इज BP? BP हमें गिवन है 8 एंड व्हाट अबाउट CD? ये हमें गिवन है 5। 5 से 5 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स, ये हो गया है 27 अपॉन 4 या 6.75। तो ये वैल्यू हमारे पास 6.75 आ गई है। तो AP की लेंथ क्या होगी, 6.75 प्लस 5 दैट इज 11.75 और सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को पास्ट में सॉल्व किया हुआ है तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मैं पहले आपको शॉर्टकट समझा देता हूँ एंड देन इसके पीछे जो रीजन है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। A marble dropped from a height of 3 meters onto the ground. After hitting the ground, it bounces and reaches 80% of the height from which it was dropped. तो 80% हाइट अचीव करते हैं और 20% हाइट एक तरह से समझ लीजिए खत्म हो जाती है। This repeats multiple times. Each time it bounces, the marble reaches 80% of the height previously reached. Eventually, the marble comes to rest on the ground. What is the maximum distance the marble travels from the time it was dropped until it comes to rest? Ideally ये कभी रेस्ट पे नहीं आएगा क्योंकि चाहे कितना भी छोटा डिस्टेंस उसका आप 80% निकाल सकते हैं, बट ये समय कहेंगे इट विल बी क्लोज टू जीरो। ओके नाउ, क्योंकि बॉल को हमने मार्बल को 3 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको जल्दी सॉल्व करना हो तो पहले तो 3 लिख देंगे। जब ड्रॉप करते हैं तो सिंगल मूवमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे आना, इसके बाद डबल मूवमेंट होता है। कैसे? 3 का 80% वापस मार्बल हिट ग्राउंड को हिट करके ऊपर जाएगा और वापस 3 का 80% जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा। अब सारा मूवमेंट डबल होता है। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, 2 इंटू 3 कितनी हाइट अचीव करता है, 80%। तो ऊपर तो हम 80% लिख देते हैं और डिनोमिनेटर पे हम लिख देते हैं जितनी हाइट एक तरह से उन्होंने लूज कर दी है, 20%। सॉल्व कर लीजिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 प्लस 3 27 मीटर। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि मार्बल को ग्राउंड से ऊपर फेंका जाता है, ड्रॉप नहीं किया जाता, तो ये जो 3 है वो भी डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 3। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसे थोड़ा सा हम समझ लें। हमने मार्बल को ड्रॉप किया है यहाँ से, तो फर्स्ट मूवमेंट में मार्बल 3 मीटर ट्रेवल करेगा। व्हाट अबाउट सेकेंड मूवमेंट? जो प्रीवियस हाइट थी जैसे 3 मीटर, उसका 80% और उतना ही वो नीचे भी आएगा। 80% ऊपर गया है, 80% नीचे आएगा। अगले मूवमेंट में क्या होगा, जो प्रीवियस हाइट थी यानी 3 इंटू 80%, इसका भी 80%, तो इंटू 80% कर दें या इसको स्क्वायर कर दें। नेक्स्ट मूवमेंट में क्या होगा, अगेन जो प्रीवियस हाइट थी उसका भी 80%, तो स्क्वायर की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्यूब। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास बन जाएगा। 3 प्लस 3 तो ऊपर से नीचे आया, अब 3 इंटू 80% ऊपर गया और 3 इंटू 80% नीचे आया, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 80%। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, वही 3 इंटू 80% का स्क्वायर ऊपर गया और उतना ही नीचे आया, तो 2 इंटू 3 इंटू 80% का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। चलिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है a अपॉन 1 माइनस r। r रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो को, a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 80%।
डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ना 1 अगर फ्रैक्शन में हम यहाँ पर r को लिखते 4/5 तो हम यहाँ पर 1 माइनस 1/5 लिखते, पर क्योंकि हमने इसको 80% लिखा है तो नीचे 1 की जगह हम लिखेंगे 100% और माइनस 80%। 100 माइनस 80% इज व्हाट 20%, और यही हमारा शॉर्टकट। तो इमीडिएटली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। Fatima found out that profit earned by Bala Dosa stall today is a 3-digit number. So it is a 3-digit number. She also noticed that the middle digit is half of the leftmost digit. हमारे पास एक 3 digit का नंबर है, middle digit leftmost digit की half है, while the rightmost digit is 3 times the middle digit, और ये इसकी 3 times है. She then randomly interchanged the digits and obtained a different number. This number was more than the original number by 198. एक बात ध्यान रखनी है कि नया नंबर पुराने नंबर से बड़ा है। अब यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका होगा आप हिट एंड ट्रायल से इसको वैल्यूज लिख लें। क्या हम x की वैल्यू 1 लिख सकते हैं? अगर ऐसा किया तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ये हमारा पहला नंबर है। अब नया नंबर इससे बड़ा होना चाहिए तो डेफिनेटली वो 3 से शुरू होगा। अब आप चाहे यहाँ पर 12 लिख लें या 21 लिख लें, इन दोनों में से कोई भी नंबर इससे 198 बड़ा नहीं है, तो ये हम इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे। क्या इसे हम 2 लिख सकते हैं? अगर ऐसा किया तो ये 4 और ये क्या हो जाएगा 6। अगेन जब हम इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को तो नया नंबर पुराने नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो 6 सबसे पहली डिजिट होगी। अब इसको हम 42 और 24 दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन 198 का डिफरेंस इस केस में आ रहा है जहां पर 4 6 की पोजीशन पे और 6 4 की पोजीशन पे चला जाए और 2 अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे। सो दिस इज अ प्रोबेबल केस जहां 198 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 3 ले लें तो ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अगेन इंक्रीज करने के लिए ये 9 होना चाहिए। अब आप चाहे 63 ले लें या 36 ले लें, हमारा नया नंबर हमारे पुराने नंबर से 198 से ज्यादा बड़ा है, तो ये दोनों ऑप्शन हाथ से चले गए। तो हम कहेंगे कि हमारा ओरिजिनल नंबर था 426 और हमारा नया नंबर क्या हो गया 624। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द मिडिल डिजिट ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट। मिडिल डिजिट हर हालत में क्या थी हमारी 2। फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन क्लॉक्स पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। Kim's wristwatch always shows the correct time, including AM and PM. Jim's watch is identical to Kim's watch in all aspects except its pace, which is slower than the pace of Kim's watch. At 12 noon on January 1st, Jim sets his watch to the correct time. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या जनवरी 1st। दो पर्सन है हमारे पास, एक है किम और एक है जिम। वॉच को करेक्ट टाइम सेट किया गया कितने बजे 12 नून, फिर से 12 PM। दोनों ही घड़ियों को बिल्कुल सही टाइम इनका सेट किया गया। बट एन आवर लेटर इट शोज 12:57 PM। एन आवर लेटर जो किम की वॉच है तो वो तो बिल्कुल सही टाइम बताएगी, दैट इज 1 PM, और ये बता रही है 12:57 PM। इसे हम रीड कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे जो जिम की वॉच है वो स्लो है और ये लूज करती है कितना 3 मिनट्स इन 1 आवर। एरर हमेशा हम करेक्ट क्लॉक के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो ये 3 मिनट लूज करती है इन 1 आवर, मतलब जब करेक्ट क्लॉक में 1 आवर का मूवमेंट होता है तो इस वॉच में 3 मिनट्स कम का मूवमेंट। At 12 noon on the next June 1st, Jim resets his watch to the correct time. जून 1st को अगेन वो 12 PM पे वॉच को करेक्ट टाइम पे सेट कर देता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑन हाउ मेनी इंस्टेंसेस बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 12 noon on the 2 dates mentioned do Jim's and Kim's watches show the exact same time including the AM and the PM। तो दो बार तो ये दोनों ही वॉचेस जो है वो सेम टाइम बता रही है, एक तो जनवरी 1st को और एक जून 1st को। इसके अलावा बीच में कितनी बार ऐसा होगा जब ये दोनों वॉचेस सेम टाइम बताएंगी इंक्लूडिंग AM एंड PM। नाउ यहाँ एक थंब रूल याद रख लीजिएगा, अगर ये AM और PM का केस हमारा नहीं होता, सिर्फ ये कहा जाता सेम टाइम बताए, हो सकता है एक वॉच बता रही है रात को 12 से 11:30 PM और दूसरी वॉच बता रही है 11:30 AM, बट हम उसको सेम माने तो बेसिक रूल अलग होगा। वहां पर हम क्या करते हैं, दोनों वॉचेस में
12 आवर का गैप क्रिएट करते हैं, और अगर AM और PM भी सेम हो जाए तो हम इनमें 24 आवर्स का गैप क्रिएट करते हैं। सो अगर हमारी वॉच 3 मिनट लूज करती है इन 1 आवर, तो एक क्वेश्चन हो गया कि बताइए 24 आवर को लूज करने में इसे कितना टाइम लगेगा। बिकॉज अगर 24 आवर पीछे चली गई तो डेट चेंज हो जाएगी, पर टाइमिंग दोनों का बिल्कुल सेम। तो 3 मिनट्स इन 1 आवर, 1 मिनट 1/3 आवर्स। तो व्हाट अबाउट 24 आवर? 24 into 60। नाउ बी केयरफुल, यहां पर into 60 क्यों किया? क्योंकि ये जानकारी मिनट्स में है। या तो हम इसको 3 मिनट्स इन 1 आवर को हम लिख दें 3/60 आवर इट लूजेस इन 1 आवर। तो 1 आवर लूज करने में कितना टाइम लगेगा? हम कहेंगे 1/3/60। तो 24 आवर लूज करने में into 20। अल्टीमेटली 60 जो है वो यहां से ऊपर चला जाए। अगेन यहां सॉल्व मत करिएगा, मेरे हिसाब से इतने आवर्स में, मतलब जब किम की वॉच में इतने आवर का मूवमेंट होगा, तब जिम की वॉच और किम की वॉच सेम टाइम शो करेगी इंक्लूडिंग AM PM। या इस वैल्यू को आप डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 24 into 20 आवर्स को अगर 24 से डिवाइड कर दूं तो हम कहेंगे आफ्टर 20 डेज ऐसा होगा। आफ्टर 20 डेज का मतलब क्या हुआ? हम चाहे तो यहां से यहां पे डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लें। जैसे जनवरी 1 से जून 1 तक अगर आते हैं तो जनवरी में 30 डेज बच गए हैं, क्योंकि जून जनवरी उनको तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। फरवरी चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो या लीप ईयर हो, 28 या 29 डेज ऐड होंगे। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून का एक दिन हमें काउंट करना पड़ेगा। अगर हमने इसको इग्नोर किया है तो इसे काउंट करना पड़ेगा। इन सब का अगर हम सम करें 30, 60, 90, 122 and then we can have 28, so 150 plus 1, तो हमारा सम या तो 151 आएगा या 152 आएगा। इस प्रोसेस में हर 20 डेज के बाद में सेम टाइम शो कर रहा है। अब चाहे हम 151 ले लें या 152 ले लें, इसे 20 से डिवाइड करने पर 7 टाइम्स कंप्लीट डिवीजन होगा। दैट इज आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140 डेज। उसके बाद सेम टाइम 160 डेज पे होगा, पर वो कभी नौबत ही नहीं आएगी। उसके पहले ही जिम अपनी वॉच को वापस रीसेट कर चुके हैं। तो 2 बार तो यहाँ हुआ है और 7 टाइम्स यहाँ हुआ है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 टाइम्स। नेक्स्ट, ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। An examination had 10 multiple choice questions labeled Q1 to Q10 respectively. Each question had 4 answer options A, B, C and D, of which one and only one was the correct answer. For each correct answer, the candidate obtained 1 mark. There were no negative marks for wrong answers. The answers chosen by 6 candidates named Om, Pawan, Kadir, Rakesh, Simranjeet and Tracy to each of the 10 questions, and the total marks obtained by each of them are shown in the table. हमें ये पता करना है कि किसने किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क किया है, किसने किस क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर मार्क किया है। नाउ यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते समय नॉर्मली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हायर वैल्यूज पर फोकस करते हैं। जैसे कादिर के 7 मार्क्स करेक्ट हैं और सिमरनजीत के भी 7 मार्क्स आए हैं यहाँ पर, यानी इन दोनों के 3 आंसर जो हैं वो गलत है। 3 इनके गलत है और 3 इनके गलत है। हो सकता है उनमें से कुछ कॉमन हो सकता है कॉमन ना हो। लेकिन अगर हम ध्यान से इनकी वैल्यूज को देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है ए और डी, ए और बी, ए और ए। ये जो आंसर दिया गया है ये है ए, और ये आंसर भी इन्होंने ए दिया है। ऐसे ही सी और बी ये डिफरेंट है, ये आंसर हो गया सी और ये आंसर भी हो गया सी। डी और सी ये डिफरेंट है, बी और ए डिफरेंट है, डी और डी ये आंसर सेम है। एंड देन डी और बी, ए और ए, इन दोनों ही पर्संस की ये 4 आंसर्स कॉमन है, बाकी 6 आंसर्स इनके डिफरेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन चारों में से कोई भी सही नहीं हो? पॉसिबल ही नहीं। अगर ऐसा हुआ कि चारों ही गलत हो गए तो पहली बात तो 7 मार्क्स आ नहीं सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से 3 गलत सही हो दोनों के और एक गलत हो? प्रॉब्लम क्या होगा, 3 सही होंगे तो दोनों के 3 क्वेश्चन तो यहाँ सही हो गए, पर बाकी जो 6 क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब अगर एक के उनमें से 4 सही होंगे
तो दूसरे के सिर्फ 2 ही सही होंगे, तो सम किसी भी हालत में उनका हम 7 नहीं ले सकते। ओके, क्या ऐसा हो सकता है कि इनके 2 सही हों? द सेम लॉजिक, अगर 2 सही हो गए, तो दोनों के 2-2 तो यहाँ गलत हो गए। अब दोनों का एक ही गलत होगा, बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चंस में। पर उस केस में क्या दिक्कत हो जाएगी कि 6 क्वेश्चंस के आंसर डिफर करते हैं। अगर मैं एक के 4 क्वेश्चन सही कर देता हूँ या 5 क्वेश्चन सही कर देता हूँ, तो दूसरे के ऑटोमेटिकली 5 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो इससे एक बात समझ में आ गई, हर हालत में इन दोनों ही पर्सन्स के ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इनके 4 तो यहाँ सही हो गए, बाकी बचे 6 क्वेश्चंस में से एक के 3 क्वेश्चन सही हैं और एक के 3 क्वेश्चन सही हैं। तो दोनों के 7-7 हो जाएंगे और 3-3 क्वेश्चन दोनों के गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हैं ए, सी, सी, डी, डी, ए। नाउ यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं। अगर ए और ए सही है, तो अगर किसी ने सी मार्क किया है, किसी ने डी मार्क किया है, या सी मार्क किया है, या सी मार्क किया है, तो ये सब गलत हो गए। सिमिलरली यहाँ डी सही है, तो सी, सी, सी और सी ये गलत हो गए हैं। यहाँ पर अगर मूव करें, सी सही किया है, तो जिसने बी मार्क किया है उसका आंसर हम गलत लेंगे यहाँ पर। हाँ, जिसने सी मार्क किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ए, तो जिसने सी मार्क किया है उसका आंसर यहाँ गलत हो गया है। जिसने डी मार्क किया है उसका भी आंसर गलत हो गया है, और जिसने बी मार्क किया है उसका आंसर भी गलत हो गया है। हाँ, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर ए मार्क किया है उसका आंसर सही हो गया। तो यहाँ पर अभी तक हमें 4 क्वेश्चंस और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स थे अलग-अलग पर्सन्स के द्वारा, उनके बारे में जानकारी हो चुकी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पवन, क्योंकि इनके 5 आंसर्स करेक्ट हैं। अगर हम पवन के रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर देखें तो वो क्या होंगे? पवन ने यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है डी, कादिर ने उसी क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है ए, और सिमरनजीत ने डी। ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ इन्होंने आंसर मार्क किया है बी, इन्होंने आंसर मार्क किया है ए, और सिमरनजीत ने आंसर मार्क किया है बी। अभी तक ये 2 आंसर्स यहाँ पर मैच हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वी कैन गो फॉर बी, सी, बी, बी, सी, बी। अगेन ये आंसर भी इन दोनों का मैच हो गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डी, डी, सी। ये आंसर इनका डिफरेंट हो चुका है। अब इन दोनों का आंसर ये सेम हुआ है, बट इन दोनों का डिफरेंट हो गया है। ए, बी, ए, ए, बी, ए। अगेन ये दोनों सेम हो गए हैं। एंड फाइनली बी, डी, बी, डी, बी। ये दोनों भी इनके सेम हो चुके हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो यहाँ इनके 5 आंसर्स मैच करते हैं। किस किस के? पवन के और सिमरनजीत के। नाउ पवन का एक आंसर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अब बचे हैं कितने? 4 आंसर्स और। उनके 4 आंसर हमें और सही चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है वो चारों आंसर हम ये जो कॉमन आंसर्स हैं इनमें से ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या ऐसा कर सकते हैं कि 4 आंसर्स के यहाँ से सही हो जाएं? अगर ऐसा हो गया तो एक दिक्कत होगी। उस केस में इनके भी 4 आंसर सही हो जाएंगे। इनके ऑलरेडी 4 आंसर सही हैं, तो इनके 4 और होने पर 8 सही हो जाएंगे, जबकि हमें सिर्फ 7 राइट चाहिए। सो इट मीन्स कि हमारे वो जो 4 आंसर हैं वो इन पांचों में से हम नहीं ले सकते। राइट, हमें एक आंसर तो कहीं और से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब 4 नहीं ले सकते तो हो सकता है हम 3 ले लें, एक कहीं और से ले लें। इसका मतलब हुआ कि हमारा ये वाला आंसर हर हालत में करेक्ट होगा और ये वाला आंसर हर हालत में रॉन्ग होगा। तो अगेन हम मूव करेंगे किस पर? हम बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जहां आंसर है डी, डी और सी। तो ये डी करेक्ट हो गया, ये डी भी करेक्ट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर डी इन्होंने भी मार्क किया है तो ये भी करेक्ट हो गया। ये सी इनकरेक्ट हो गया, ये सी इनकरेक्ट हो गया, और ये सी इनकरेक्ट हो गया। अब बाकी बचे हुए, क्योंकि एक करेक्ट हो चुका है, बाकी बचे हुए 5 जो आंसर्स हैं उनमें से 3 करेक्ट होंगे और 2 इनकरेक्ट होंगे, अगर हम पवन के बारे में बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ओम पर।
ओम के और सिमरनजीत के अगर हम आंसर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में इनका आंसर भी डी है, क्वेश्चन नंबर 2 में इनका आंसर बी है ओम का, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इनका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो ये डिफरेंट है, यहाँ पर बी है, और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो ये भी डिफरेंट है। ना सिमरनजीत के ये जो 5 क्वेश्चंस बचे हैं, इनमें से 3 करेक्ट होंगे और 2 इनकरेक्ट होंगे, तभी उनका सम 7 हो पाएगा। क्या वो तीनों करेक्ट ये 3 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये 3 करेक्ट हुए तो ये 3 भी करेक्ट होंगे। उस केस में ओम के ऑलरेडी 1 करेक्ट है और 3 और ऐड हो गए तो 4 करेक्ट हो जाएंगे। अलाउड नहीं है, सिर्फ 2 ही करेक्ट हो सकते हैं। क्या ऐसा हो कि इनमें से 2 करेक्ट हो जाए? अगेन अगर 2 करेक्ट हो गए तो ओम के भी 2 करेक्ट हो जाएंगे और उस समय उसके मार्क्स जो होंगे वो 3 होंगे। क्या ऐसा हो सकता है इसमें सिर्फ 1 करेक्ट हो? अगर इनमें से सिर्फ 1 करेक्ट हो तो यस, ओम के भी 1 करेक्ट होंगे, उनके मार्क्स 2 हो जाएंगे। इसका मतलब है उस केस में ये दोनों आंसर्स हमारे सिमरनजीत के करेक्ट होने जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी 3 करेक्ट चाहिए, राइट? तो कौन सा एक करेक्ट है वो हमारा इशू नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से कोई एक ही करेक्ट है, बाकी 2 इनकरेक्ट हैं, तो ये 2 हर हालत में क्या होंगे? करेक्ट होंगे। तो हम बात कर रहे हैं जहां पर सिमरनजीत ने ए और बी आंसर मार्क किया है, ये करेक्ट है। तो एक ये करेक्ट हो गया है, एक ये करेक्ट हो गया है। तो जहां ए हमने करेक्ट लिखा है, सभी जगह हम ए को करेक्ट कर देंगे और यहाँ बी वाले में बी को हम करेक्ट कर देंगे। बाकी जो भी हमने वैल्यूज यहाँ पर लिखी है उन्हें हमें इनकरेक्ट करना होगा। दैट इज बी इनकरेक्ट है, ये बी भी इनकरेक्ट है, ये बी इनकरेक्ट है, ऐसे ही यहाँ पर ए इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है और ये डी भी इनकरेक्ट है। हमारे बाकी बचे हुए इन 3 में से कोई एक करेक्ट और 2 इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हम फोकस कर रहे हैं कादिर पर। कादिर के 1 2 इनकरेक्ट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 करेक्ट हो चुके हैं। अब हमें 2 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इनकरेक्ट हमारा ये वाला पार्ट हो ए और ये दोनों हमारे करेक्ट हो? पर इसमें एक दिक्कत है, अगर ये इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट होगा, ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट होगा और ये करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट होगा। उस केस में ट्रेसी के किसी भी हालत में मार्क्स 2 नहीं आ सकते। तो जो हमने अजम्पशन लिया था कि ए वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये अजम्पशन गलत था। इसका मतलब है यहाँ पर ए जो है वो एक करेक्ट आंसर है। जैसे ही हमने ए को करेक्ट कहा, यहाँ पर इसे भी करेक्ट लेना होगा और यहाँ इसे भी करेक्ट लेना होगा। इनके 2 ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, बाकी सभी को हमें यहाँ पर इनकरेक्ट लेना होगा। तो ये डी जो भी आंसर है ये इनकरेक्ट होगा। ट्रेसी पर फोकस करें, उनके 2 ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, तो सी इनकरेक्ट होगा और बी भी इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ जिसने भी सी आंसर मार्क किया है वो इनकरेक्ट होगा और यहाँ जिसने भी बी आंसर मार्क किया है वो इनकरेक्ट होगा। ओम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, उनके 2 मार्क्स आए हैं, मतलब एक तो ये करेक्ट है तो डेफिनेटली अब इसे करेक्ट होना पड़ेगा। बी करेक्ट होते ही जिसने बी करेक्ट मार्क किया है यहाँ पर उसको हम करेक्ट कर देंगे, ये बी वाले करेक्ट हो गए हैं। और यहाँ जिसने ए मार्क किया है वो क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट। कादिर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 1 2 3 4 5 6, सो डेफिनेटली सी एक करेक्ट आंसर होगा और उस केस में ए एक इनकरेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ दीज क्वेश्चंस इज डी द करेक्ट आंसर? हमें ऑप्शंस पर ही नजर रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर डी है, यस, इसका करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ए है, तो ये तो नहीं हो सकता। सो बोथ Q1 एंड Q8 नहीं होगा, बोथ Q1 एंड Q9 नहीं होगा। Q8 हो रहा है, Q9 अगर देखेंगे तो उसका करेक्ट आंसर बी है, तो ये भी नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, which of these questions witness the least number of the students answering correctly? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो देयर आर 3 पर्सन जिन्होंने आंसर करेक्टली किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही पर्सन है कादिर, इन्होंने करेक्ट आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 को 3 पर्सन ने करेक्टली आंसर किया है। फोर्थ ऑप्शन, बोथ Q3 एंड Q4, Q3 को
3 पर्सन्स ने करेक्टली आंसर किया है, क्योंकि दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। Q10 को 2 पर्सन्स ने आंसर किया है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Nadim's age is a 2-digit number x. So एक 2-digit number x है हमारे पास। Let us say उसकी जो 2 digits हैं वो है a and b. Squaring which yields a 3-digit number whose last digit is y. अगर हम x को स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक 3-digit नंबर आता है जिसकी लास्ट डिजिट क्या है? y. Consider the statements below. Y is a prime number and statement 2, y is 1/3 of x. To determine Nadim's age uniquely, we need, और हमारे सामने options हैं, like taking only one statement alone is sufficient, statement 2 alone is sufficient, either 1 and 2 by itself is sufficient, ऐसे करके हमें options यहाँ पे। तो यहाँ बेसिक जो रूल काम करता है वो क्या है कि जब आप स्टेटमेंट 1 को चेक कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि स्टेटमेंट 2 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑन स्टेटमेंट 1। y is a prime number. Now y is a prime number और एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो y की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ क्या क्या हो सकती हैं? 2, 3, 5 एंड 7। ये 4 प्राइम नंबर्स हैं। बट परफेक्ट स्क्वायर के साथ एक रूल जुड़ा हुआ है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं उनकी लास्ट डिजिट 2, 3 और 7 एज वेल एज 8, ये 4 डिजिट्स नहीं हो सकती है। अगर कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी 4 डिजिट्स, ये जो 4 हैं, लास्ट में नहीं आ सकती है। तो यहाँ से हमें एक तो बात कंफर्म पता चल गई, स्टेटमेंट 1 को अगर हम देखें कि हमारा जो y है उसकी वैल्यू 5 है, लेकिन 5 तो कई जगह से स्क्वायर आ सकता है। नॉर्मली 5 स्क्वायर लाने के लिए एक और चीज कंफर्म हो गई कि b की वैल्यू भी 5 होगी, पर a के बारे में अभी हमें नहीं मालूम। क्या हम a की वैल्यू 1 पुट करें? अगर हम 1 पुट करें तो ये हो गया 15 और 15 का स्क्वायर 225। यस, हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो नदीम की एज 15 हो सकती है। क्या हो अगर हम एक ही जगह 2 पुट कर दें? 25। 25 का स्क्वायर 625। यस, तो नदीम की एज 25 भी हो सकती है। अभी भी डाउट है हमें, क्या हम एक ही जगह 3 पुट कर सकते हैं? 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि नदीम की 2 पॉसिबल एजेस हैं, 15 और 25। हमें उसकी यूनिकली डिजिट पता करनी है। चलिए अब हम फोकस करेंगे ऑन स्टेटमेंट 2। जब हम स्टेटमेंट 2 को देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा था वो हमारे काम का नहीं है। हम यहाँ पर कहेंगे स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2, y इज 1/3 ऑफ x। y जो है वो x का 1/3 है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मे बी x की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट अस से 12, तो इसका 1/3 4 हो गया। तो अगर हम x की वैल्यू से 12 ले लेते हैं तो 12 का 1/3 क्या होगा? 4, और 12 का स्क्वायर करने पर 144। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और क्या हो सकता है? क्या हम y की वैल्यू ले सकते हैं, लेट अस से x की वैल्यू 15, अगर 15 लेंगे तो ये 5 हो गया, 1/3 होना चाहिए था। और 15 का स्क्वायर क्या हो सकता है? 225। क्या हम यहाँ पर इसको 18 ले सकते हैं? ना, अगर 18 लेंगे तो 18 का 1/3 6 होता है, पर 18 का स्क्वायर करने पर विल गेट 324। तो हमें यहाँ पर 6 अगर ले रहे हैं तो लास्ट में 6 आना चाहिए अगर 18 होता तो। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर 2 पॉसिबल केसेस मिल चुके हैं। अगेन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब अगर हम दोनों को क्लब करते हैं देन व्हाट वी फाइंड कि एक ही कंडीशन में ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल हो सकती है। y की वैल्यू x का 1/3 होनी चाहिए। ये 5 होने का मतलब है, क्योंकि यहाँ से हमें कंफर्म है 5 है, तो x की वैल्यू हर हालत में 15 होगी और 15 का स्क्वायर 225 होगा। तो हमारी दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो गई है, दैट y इज 1/3 ऑफ x और x को स्क्वायर करने पर हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो एक 3 डिजिट नंबर है और लास्ट में 5 है। तो नदीम की एज कंफर्म क्या होगी? 15। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू टेक 1 and 2 टुगेदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रोग्रेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। If both the sequences, that is x, a1, a2, y and x, b1, b2, z are in arithmetic progression. Arithmetic progression में जो consecutive terms हैं उनका difference हर बार same होता है और difference हम कैसे निकालते हैं? Next term minus previous term. And it is given that y is greater than x. अगर y x से greater है तो हमारा ये जो common difference है वो हर हालत में एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो a1 माइनस एक्स इक्वल होगा a2 माइनस a1 के, इक्वल होगा y माइनस a2 के, एंड ये हर हालत में ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट, z जो है वो x से छोटा है। अगर z x से छोटा है तो हर हालत में जो डिफरेंस है दैट इज b1 माइनस एक्स, ये इक्वल होगा b2 माइनस b1 के, ये इक्वल होगा z माइनस b2 के, और ये हर हालत में क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा। Then which of the following values can a1 minus a2 upon b1 minus b2 possibly take? ना अगर हम a1 माइनस a2 की वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ a2 माइनस a1 पॉजिटिव है तो a1 माइनस a2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। b1 माइनस b2, यहाँ b2 माइनस b1 नेगेटिव है तो b1 माइनस b2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर हम a1 माइनस a2 को डिवाइड करें b1 माइनस b2 से, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो हर हालत में ये रेशियो कैसा होगा? नेगेटिव। अगर ऑप्शंस पे नजर डालते हैं तो सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मधुरा फ्रूट्स कंपनी इज पैकिंग 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इनटू बॉक्सेस। 126 ऑरेंजेस हैं। सो ऑरेंजेस हमारे पास में हैं 126, एप्पल्स हैं 162, सो नंबर ऑफ एप्पल्स 162, 198 गुआवास हैं, सो गुआवास हो गए हैं 198, और पेयर्स हो गए हैं 306। कंडीशंस क्या गिवन है? द फ्रूट्स मस्ट बी पैक्ड इन सच अ वे that a given box must have only one type of fruit, mixing नहीं करनी है, and must contain the same number of fruit units as any other box. That means जितने भी fruits हम बॉक्स में रखेंगे वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड करे। साथ में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें पता करना। मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस तब होंगे जब हम जितने ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एक बॉक्स में रख सकें वो हो जाए। इसका मतलब है हमें सबसे पहले इन नंबर्स का HCF निकालना होगा। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो नंबर है जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड करता है एंड इज एज लार्ज एज पॉसिबल। फटाफट इसको हम कर सकते हैं। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट विद 63, 7 इंटू 9, 2 इंटू 81, 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। यहाँ पर हो गया है 2 इंटू 99, सो ये हो गया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 11। नाउ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 153। नाउ 153 पे अगर अगेन हम फोकस करते हैं तो ये नंबर डिविजिबल है 9 से, तो ये हो गया 9 इंटू 70। HCF के लिए हमेशा हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। यहाँ पर 2 सभी में है, तो HCF अगर हम लेंगे तो 2 तो ये आ गया, और साथ में एक 9 यहाँ सब में कॉमन आ रहा है तो 9। सो टोटल 18 फ्रूट्स हमें हर बॉक्स में रखनी होंगी। क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा गया है कि हाउ मेनी फ्रूट्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो अगर हम 2 इंटू 9 18 फ्रूट्स के ऑरेंजेस के अगर हम बॉक्सेस बनाते हैं तो 2 इंटू 9 जाने के बाद 7 बॉक्सेस तो ऑरेंजेस के बनेंगे। 2 इंटू 9 से डिवाइड करने पर 9 बॉक्सेस एप्पल्स के बनेंगे। 2 इंटू 9 हटा दें तो 11 बॉक्सेस किसके बचेंगे? गुआवास के। और 2 इंटू 9 हटाने पर 17 बॉक्सेस हमारे पेयर्स के। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 7 and 9, 16 and 11, 27 and 17, 44। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम में
को प्राइम नंबर कंसेप्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Shireen draws a circle in her courtyard. She then measures the circle's circumference and its diameter with her measuring tape and records them as two integers a and b respectively. a represent कर रहा है circumference को और b represent कर रहा है diameter को. She finds that a and b are co-prime numbers, यानी इनमें कोई भी factor common नहीं है other than 1. That is, their greatest common divisor is 1. She also finds their ratio to be this. तो अगर मैं a को b से डिवाइड करूं तो वैल्यू आ रही है 3.14161416 एंड सो। इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स और ये एग्जांपल है प्योर रिकरिंग डेसिमल्स का। प्योर रिकरिंग डेसिमल क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में ये जो 4 डिजिट्स हैं ये रिकर हो रही हैं कंटिन्यूअसली। इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का जो एक बेसिक शॉर्टकट है, अगर आप वो सीख लें तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। हम क्या करते हैं, जो नंबर्स रिकर हो रहे हैं उन पर एक लाइन या एक बार ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अप्रोच क्या होगी? 31416। आप डेसिमल की चिंता नहीं करें और बार की चिंता नहीं करें, सारे डिजिट्स को लिखते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें वो नंबर्स जिन पर बार नहीं लगी हुई है, दैट इज 3। और अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे, कुल 4 डिजिट्स यहाँ पर रिकर हो रही हैं, तो नीचे 9 कितनी बार होना चाहिए? 4 टाइम्स। एक बेसिक अप्रोच है प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। सो ये हो जाएगा 31413 अपॉन 9999। नाउ यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, ए और बी को प्राइम है। पहले ये देख लें कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों ही नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल हो रहे हों। ये नंबर 9 और 11 से तो डिविजिबल हो रहा है। 9 का रूल होता है सम ऑफ द डिजिट्स। अगर हम यहाँ देखें तो 3 and 1 4 and 4 8 and 1 9 and 3 12। इनका सम 12 होने का मतलब है ये नंबर हर हालत में 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 3 1 टाइम 3 0, 3 4 टाइम्स 12 21, 3 7 टाइम्स 21 and 3 1 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 3 3 3 3। अब ये जो नंबर हमारे पास में है इनमें कहीं भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी भी नंबर से ये अब डिविजिबल नहीं हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कोप्राइम नंबर्स हैं। हमें क्वेश्चन में ए और बी का डिफरेंस पूछा है। अगर मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करूं तो 11 माइनस 3 ये हो गया 8, 6 माइनस 3 ये हो गया है 3, 4 माइनस 3 1, 10 माइनस 3 7। हमारा आंसर होना चाहिए था 7138, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। The given candlestick chart depicts the prices of a particular stock over 10 consecutive days. X axis पे डे लिखे हुए हैं और स्टॉक प्राइस Y axis पे है। A candlestick comprises of a rectangular box pieced by a line. तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक लाइन से पीस किया गया इसको। The top and bottom ends of the line respectively indicate the maximum and minimum prices of the stock on that day. तो यहाँ पर ये मैक्सिमम प्राइस होगी और ये वाली मिनिमम प्राइस होगी इस पर्टिकुलर स्टॉक की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। While the horizontal edges of the rectangle correspond to the stock's opening and closing prices. ये लाइन और ये लाइन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन कौन सी ओपनिंग होगी और कौन सी क्लोजिंग होगी उसके लिए क्या लिखा गया है? If the rectangle is white, the opening price is lower than the closing price. अगर रेक्टेंगल व्हाइट है तो ये ओपनिंग प्राइस होगी और ये क्लोजिंग प्राइस होगी। But if the rectangle is black, then it is the other way round. अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये ओपनिंग प्राइस होगी और ये क्लोजिंग प्राइस होगी। ब्लैक होने का मतलब आप ये कह लीजिए कि स्टॉक की जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गई है ओपन और क्लोज से, और मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। एक बार हमें डायग्राम समझ में आ गया, वैल्यूज शुरुआत में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी हम ये वैल्यूज लिखते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, which day saw the maximum percentage increase in the stock price at closing from the opening? हमें जो 5 डेज गिवन है सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना होगा। डे 10 डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। डे 7 की अगर बात करें तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये ब्लैक में है रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसे हम हटा दें। डे 1 में इंक्रीज हो रहा है, डे 2 में इंक्रीज हो रहा है, डे 6 में अगेन डिक्रीज हो रहा है। तो हमें ये 3 जो वैल्यूज हैं केवल इन्हीं पर फोकस करना होगा, इन दो पर नहीं। डे 1 की अगर हम बात करते हैं
तो ये हमारी ओपनिंग प्राइस होगी और ये हमारी क्लोजिंग प्राइस होगी। ओपनिंग की अगर हम वैल्यू देखें, इसको हम थोड़ा सा मिड पॉइंट यहाँ ले लें, ये है 2360 2380, तो इसके बिल्कुल बीच में 2370 और इन दोनों के बिल्कुल बीच में 2365। तो यहाँ पर डे 1 में हमने 2365 तो ओपनिंग है। व्हाट अबाउट क्लोजिंग, ये वाली वैल्यू अगेन ये मिडिल वैल्यू है 2390 और ये इसके बिल्कुल बीच में 2395, तो 2365 से 2395। व्हाट अबाउट डे 2, अगर हम डे 2 की बात करें तो ये हमारी अगेन एक वैल्यू क्या होगी 2395 और ये वैल्यू 2425, सो 2395 एंड 2425। व्हाट अबाउट डे 10, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये बहुत क्लोज है 2280 के, थोड़ा सा उससे हम कम ले सकते हैं, मे बी 2278 समथिंग। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इस मिडिल वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है, तो 2278 हम ये वाली वैल्यू लें और इस वैल्यू पर नजर डालें तो ये लगभग आप समझिए कि मिडिल में होगी, सो इट विल बी 2290। हमें पता करना है मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज कहाँ हो। अगर इन दो वैल्यूज पे हम देखते हैं तो इमीडिएटली डे 2 को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों? यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है 30 का। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन प्रीवियस वैल्यू, दैट इज 2365 या लोअर वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर 30 का इंक्रीज है और लोअर वैल्यू जिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो है 2395। दोनों वैल्यूज में न्यूमरेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ये हमें हाईएस्ट वैल्यू नहीं देगा। व्हाट अबाउट दिस, यहां से यहां पर अगर आए तो इंक्रीज हुआ है 12 का अपॉन 2278। रफली अगर हम देखना चाहें इसका से 1% होता है 22.78, ये 1% से भी कम है, जबकि इसका 1% होता है 23.65, ये 1% से ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, डे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज? मैग्नीट्यूड का मतलब है हम यहाँ पर साइन की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो, बेसिकली हम यहाँ पर जो दो वैल्यूज हैं उनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं और ये डिफरेंस हाईएस्ट होना चाहिए over 2 consecutive days. For example, day 1 to day 3, day 5 to day 7, in the maximum price touched by the stock during the 10-day period. Choose the closest amongst the options. Now, सबसे पहले तो हमें फोकस करना होगा मैक्सिमम प्राइस पर और फिर उनमें देखना होगा मैक्सिमम चेंज यहाँ पर कहाँ। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये मैक्सिमम है, तो डे 1 से डे 3 अगर हम आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे जो गैप है ये 20 का है, ये अराउंड 5 का है, सो यहाँ पर हमें 25 का गैप मिल रहा है। यहाँ से और यहाँ आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे ये 15 का गैप है, ये 5 का या थोड़ा सा ज्यादा, तो अराउंड 20 का गैप हो गया। यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं तो अगेन ये गैप है 20 का और ये 10 से थोड़ा सा कम है, मे बी वी कैन से 28 का। डे 4 से डे 6 अगर हम आते हैं तो ये गैप है 20 एंड 20 40 एंड अप्रोक्सीमेटली हम ये कहेंगे ये 15 का, तो विल से 55। यहां से और यहां आते हैं, दैट इज डे 5 से डे 7, तो ये गैप है 20 का, ये अप्रोक्सीमेटली 15 का और ये 10 ले लें तो 25 एंड 20 45 का। अभी तक हमारा 50 हाईएस्ट है। अगर हम यहां से यहां आ जाएं, दैट इज डे 6 से डे 8, डे 6 ये है 2400, सो 20 40 60 और ये वैल्यू 10 से थोड़ा सा ज्यादा गैप है, मे बी 72 73 कुछ हो सकता है, हम अप्रोक्सीमेटली 72 लिख देते हैं। यहां से यहां आने पर ये गैप कम हो गया 7 to 9, अब हमारा लैंडमार्क है 72 के आसपास की वैल्यू, ये बहुत कम है, और यहां से यहां आने पर तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है, तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा होगा वो कौन सा होगा? 70, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which day is the ratio of maximum price to the opening price the highest across the 10 days? Maximum price to the opening price, अगर हम बात करें डे 1 की तो ये मैक्सिमम प्राइस है, ये हमारी ओपनिंग प्राइस है। अगर हम बात करें डे 3 की
तो ये हमारी मैक्सिमम प्राइस है और ये हमारी ओपनिंग प्राइस है। डे 4 ये हमारी मैक्सिमम प्राइस है और ध्यान रखिएगा ये हमारी ओपनिंग प्राइस है, बिकॉज यहाँ पर रेक्टेंगल जो है वो ब्लैक कलर में है, तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग प्राइस है। अगर हम बात करें डे 9 की, तो ये हमारी मैक्सिमम प्राइस और ये हमारी ओपनिंग प्राइस। और अगर हम डे 10 की बात करते हैं, तो ये हमारी मैक्सिमम प्राइस और ये हमारी ओपनिंग प्राइस। विदाउट इवन कैलकुलेटिंग हम आंसर मार्क कर देंगे 5th ऑप्शन। वजह देखिए, यहाँ ये जो गैप है, हमें रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये गैप पे नजर डालनी है। ये गैप इन दोनों से ज्यादा है, जबकि ये वैल्यू इन दोनों से कम है। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे रेशो की, तो ये वैल्यू डेफिनेटली इसके मुकाबले लोअर आएगी, तो ये दो तो रिजेक्ट हो गया। सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम है, बट ये वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को देखें, यहाँ जो गैप है वो लगभग इसके इक्वल है, बट जो बेस है वो इसके मुकाबले काफी लोअर है, तो अब ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू से ज्यादा, यानी जो गैप है ये ऑलमोस्ट हम कहेंगे 1.5 टाइम्स है, बट ये वैल्यू इसकी, मतलब इसको 1.5 टाइम करने पर ये नहीं आ रही है। दैट मीन्स कंपेरेटिवली गैप कम है और वैल्यू हायर है, यहाँ गैप ज्यादा है और वैल्यू कम है। इमीडिएटली डे 10 हमारा आंसर होगा। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आई हैव 5 10 रुपी नोट्स। तो हमारे पास 5 नोट्स तो हैं 10 रुपीज के, 3 20 रुपीज नोट, 3 20 rupees notes and 2 50 rupee notes in my wallet. 2 50 rupee notes in my wallet. ना ध्यान रखिएगा नोट्स पर नंबरिंग होती है, तो दो नोट्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। दे लुक लाइक सेम, बट उनमें जो नंबरिंग होने के कारण आप उन्हें डिफरेंट ट्रीट करेंगे। इफ 3 notes were taken out randomly, टोटल 10 notes हैं, हमें उनमें से 3 notes को बाहर निकाला है, टेकन आउट randomly and simultaneously. So 10 notes में से 3 notes can be taken out in how many ways? 10C3 ways. अगर हम 10C3 को सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? नीचे 3 है तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और न्यूमरेटर पर हम 10 9 8 3 टर्म्स लिखेंगे रिड्यूसिंग। 3 goes into 9 3 times, 2 goes into 8 4 times, तो डिनोमिनेटर पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 120. What is the probability that at least 90 rupees were taken out? रुपीज 90 या 90 से ज्यादा। अच्छा, रुपीज 90 कैसे हो सकते हैं? क्या हम दोनों नोट्स 50 रुपीज के ले लें? अगर हम दोनों 50 रुपी के नोट ले लें तो 100 रुपीज ये हो गया। तो दो में से दो नोट को सिलेक्ट करने का तरीका होता है 2C2 या 1 वे। इन दोनों को हमने ले लिया तो हम इसके सिलेक्शन की चिंता नहीं करेंगे। अभी हमें एक नोट और लेना है, क्योंकि इन दोनों का 100 रुपीज हो चुका है। अब हम यहाँ से कौन सा नोट लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सम 100 से ज्यादा ही हो जाएगा। हमें तो 90 और उससे ज्यादा चाहिए। तो अगर हम दो नोट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, अगेन देयर इज नो नीड टू राइट डाउन 2C2, ये अंडरस्टूड है। और बाकी बचे 8 में से हम कोई एक नोट सेलेक्ट कर लें। और क्या हो अगर हम यहाँ से एक नोट सेलेक्ट करें? 2C1। एक नोट सेलेक्ट करने का मतलब है अब हमारे पास 50 रुपीज हो चुके हैं। अब बाकी बचे हुए दो नोट्स में से हमें 40 रुपीज बनाने होंगे कम से कम। बाकी बचे हुए दो नोट्स हम यहाँ से नहीं ले सकते, इनमें से कोई एक भी नहीं ले सकते, अदरवाइज सम जो है वो किसी भी हालत में 90 नहीं होगा। तो हमें बाकी बचे दोनों नोट्स यहाँ से लेने होंगे, दैट इज 20 रुपीज एंड 20 रुपीज, तभी ये सम 90 होगा। सो बाकी बचे हुए दो नोट्स हम रिमेनिंग 3 नोट्स में से सेलेक्ट करेंगे जो 20 रुपीज के हैं। इसके अलावा और कोई वे नहीं होगा सम को 90 या उससे ज्यादा करने का। 2C2 हो गया है 1, 8C1 is 8, 2C1 is 2, 3C2 is 3, 3 into 2 6 plus 8 14, so we'll write down 14 here. दोनों ही numbers 2 से divisible हैं, 2 7 times, 2 60 times, हमारी desired probability होगी 7/60 या सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास में एक रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) है, हमें f(x) का डोमेन पता करना है। डोमेन मतलब
x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन किया गया। नाउ यहाँ पर एक टर्म न्यूमरेटर पर है, एक टर्म डिनोमिनेटर पर है। जो टर्म न्यूमरेटर पर है वो क्या है, log of 3x minus 7। नाउ log का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, जिस नंबर का आप log ले रहे हैं वो नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, हर हालत में जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट होगी that 3x minus 7 has to be greater than 0. That means 3x must be greater than 7 or x must be greater than 7 upon 3। ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अगर हम न्यूमरेटर पर फोकस करें। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अंडर रूट में है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर एक और चीज इंश्योर करनी होगी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ये वैल्यू हर हालत में ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकती है, डिनोमिनेटर जीरो हम नहीं ले सकते। सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये -4x और -3x हो जाएगा। हम यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x - 2 और दूसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा 2x - 3 ग्रेटर देन जीरो। नाउ जब हम इनइक्वालिटी को इस तरह से डील करते हैं तो नॉर्मल हमारी अप्रोच क्या होती है, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 2 होगी और इसे इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू होगी 3/2। ग्रेटर देन जीरो होने पर x बड़ी वाली वैल्यू से बड़ा और छोटी वाली वैल्यू से छोटा होता है। दैट इज x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 और x मस्ट बी लेस देन 3/2। नाउ यहाँ पर हमें ये दोनों इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली फुलफिल करनी है। अगर हम नंबर लाइन यहाँ पर लेते हैं, इनमें सबसे छोटा नंबर है 3/2 बिकॉज ये वैल्यू है 1.5 के इक्वल। नेक्स्ट वैल्यू है 7/3, ये है 2.33, ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई है हमारी। और तीसरी वैल्यू है x2, ये इन दोनों के बीच में है। नाउ हम चाहते हैं कि हमारा x 2 से बड़ा हो या x 3/2 से छोटा हो। तो x 3/2 से छोटा हो तो ये वाली हमारी वैल्यू हो गई, x 2 से बड़ा हो तो ये वैल्यू हमारी हो गई। बट ये वाली कंडीशन हर हालत में फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन 7/3। ये यही पॉसिबल होगा। तो इस इनइक्वालिटी को हम नहीं ले सकते बिकॉज ये इनइक्वालिटी लेने पर ये इनइक्वालिटी फुलफिल नहीं होगी। तो हमें x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 7/3 के कॉम्बिनेशन पे फोकस करना होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x should be greater than 7/3। 7/3 टू इनफाइनाइट, ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A tall tower has its base at point K। लेट अस से हमने यहाँ पर एक टावर बना ली है, इसका बेस K पर है और लेट अस से इसके जो टॉप पॉइंट है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है पॉइंट P से। 3 points A, B and C are located at distances of 4 meters, 8 meters and 16 meters respectively from K। Now it does not mean कि वो एक लाइन में है, वो कहीं भी हो सकते हैं, but for the sake of solving the question हम एक काम करेंगे, उसे एक लाइन में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पॉइंट A, ये 4 मीटर दूर है। पॉइंट B ये K से 8 मीटर दूर है, यानी कि A और B के बीच का डिस्टेंस 4 है। एंड पॉइंट C जो कि K से 16 मीटर दूर है, दैट इज B और C के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। The angles of elevation of the top of the tower from A and C are complementary। complementary मतलब इनका सम 90 डिग्री है। तो अगर हम A से इस टॉप को कनेक्ट करें P को, और ऐसे ही P से हम C को कनेक्ट करें और लेट अस से ये एंगल हम ले लें थीटा, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 minus theta। What is the angle of elevation of the tower's top from B? हमें पॉइंट B से ये एंगल ऑफ एलिवेशन लेट अस से अल्फा निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें टावर की हाइट P के मालूम चल जाए। ये हम इन दो ट्राइंगल्स पर फोकस करते हुए बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फोकस ऑन ट्राइंगल PKA। अगर ये एंगल थीटा है तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड दैट इज PK अपॉन द कंटेनिंग साइड
दैट इज 4। अगर हम ट्राइंगल पी के सी पर फोकस करते हैं तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? ऑपोजिट साइड, दैट इज अगेन पी के डिवाइडेड बाय द साइड कंटेनिंग द एंगल, दैट इज के सी, ये हो गया है 16। टेंजेंट 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। तो इससे हमारे पास में टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन पी के। यहाँ टेंजेंट थीटा है पी के अपॉन 4, यहाँ टेंजेंट थीटा है 16 अपॉन पी के। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा पी के अपॉन 4 इज इक्वल टू 16 ओवर पी के, या स्क्वायर ऑफ पी के इज इक्वल टू 64। तो पी के की लेंथ हमारी 8 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है बिकॉज लेंथ नेगेटिव नहीं होगी। एक बार हमारे पास ये 8 आ गया, क्या अब हम ये एंगल अल्फा निकाल सकते हैं? व्हाट अबाउट टेंजेंट अल्फा? टेंजेंट अल्फा होगा ऑपोजिट साइड, दैट इज 8 अपॉन साइड कंटेनिंग द एंगल, दैट इज 4 + 4 8। ये वैल्यू 1 आ गई है, तो हमारा अल्फा कितना होगा? 45 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। विल्मा, Xavier, Yaska and Zakir are 4 young friends who have a passion for integers. One day each of them selects one integer and writes it on a wall. The writing on the wall shows that Xavier and Zakir picked up positive integers. Yaska picked a negative one, while Vilma's integer is either negative 0 or positive. If their integers are denoted by the first letters of their respective names, the following is true. कुछ additional condition given है। तो यहाँ पर जेवियर और जाकिर, अगर हम इनकी बात करें तो ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे लेटर x और z से। ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स दे कैन बी 1 2 3, या आपस में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यस का पिक अ नेगेटिव इंटीजर, तो y एक नेगेटिव इंटीजर है, दैट इज ये -3 -2 -1, एंड इस तरह से कोई भी वैल्यू ले सकती हैं। व्हाट अबाउट विल्मा? इनका नेगेटिव 0 या पॉजिटिव इंटीजर है, सो -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, ये कोई भी वैल्यू हम इसको असाइन कर सकते हैं। कुछ एडिशनल कंडीशंस हमें यहाँ पर गिवन है। नाउ अगर हम फोकस करें लेट अस से ऑन द थर्ड कंडीशन, y स्क्वायर। नाउ y की वैल्यू -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है। y स्क्वायर और w4 इन दोनों की वैल्यू हर हालत में पॉजिटिव होगी, चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर हो या फोर्थ पावर करने पर हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या हम y की वैल्यू -2 -3 या और भी कोई लोअर वैल्यू ले सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो -2 का स्क्वायर 4, हमें w की पावर 4 को नेगेटिव लेना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से y की केवल एक ही वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज -1। तो सबसे पहले तो हमें y की वैल्यू मालूम हो चुकी है। नाउ y स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो गया। तो w की पावर 4 लेस देन और इक्वल टू हर हालत में क्या होना चाहिए? 1। ना w -2 -1 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो इससे एक चीज समझ में आई कि हमारा जो w है उसकी वैल्यू हम -1 0 या 1 कुछ भी असाइन कर सकते हैं। अगर -1 की पावर 4 करेंगे तो 1, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2 2 इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 2। अगर 0 पुट कर दें तो 0 + 1 दैट इज लेस देन इक्वल टू 2। W की वैल्यू हम -2 या +2 क्यों नहीं असाइन कर सकते? बिकॉज -2 की पावर 4 करते ही ये 16 हो जाएगा, और 16 में 1 ऐड करने पर आंसर लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। तो W की हमारे पास में ये 3 पॉसिबल वैल्यूज अब तक आ चुकी है। अगर हम फोर्थ इनइक्वालिटी पे नजर डालें, y² + z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। y की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर इज 1, 1 राइट साइड चला गया तो 3 - 1 2। तो इससे एक चीज हमें समझ में आएगी कि z जो है वो हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी पर, W4। ना W4 अगर हम पावर रेज करते हैं W की तो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 1 या 0।
चाहे -1 की पावर 4 करें, 1 की पावर 4 करें, विल गेट 1, और 0 की पावर 4 करेंगे, विल गेट 0, प्लस एक्स क्यूब को एक बार हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हर हालत में 1 होगा, प्लस जेड। नाउ जेड जो है उसकी वैल्यू 2 या 2 से हायर वैल्यू होगी, सो वी कैन से दिस कैन बी 2, 3 और एनी अदर वैल्यू, प्लस एक्स क्यूब। नाउ एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका क्यूब करने पर मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। इट कैन बी 8, इट कैन बी 27, बट हम किसी भी हालत में 8 और 27 यहाँ नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर हमने 8 या 27 या कोई भी वैल्यू लिख दी तो इनका सम हर हालत में 4 से बड़ा हो जाएगा। सो दैट मीन्स x के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, दैट x हैज टू बी 1। नाउ अगर हमने x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दी तो 1 का क्यूब करने पर वी आर गेटिंग 1। नाउ यहाँ पर अगर हमने z को 2 पुट किया है तो 2 and 1 3, 4 and 1 5 हो गया। हमें लेस देन और इक्वल टू 4 चाहिए। दैट मीन्स हम w की वैल्यू -1 और 0 1 नहीं पुट कर सकते, वरना ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा। यहाँ पर वी कैन पुट 1 प्लस 2 3 एंड 1 4। तो उस केस में हमें यहाँ पर दो क्लियरिटी और हो गई है। एक तो w की वैल्यू किसी भी हालत में -1 या 1 नहीं हो सकती, और दूसरा z की वैल्यू किसी भी हालत में 2 से बड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज अगर हमने 3 पुट कर दिया तो 3 4 एंड 5, यहाँ पर भी ये 5 हो जाएगा, इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो हम z की वैल्यू हर हालत में क्या लेंगे, 2। तो यहाँ पर हमारे पास में सारे जो लेटर्स हैं उनकी वैल्यूज मालूम हो चुकी है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस एक्सप्रेशन की पॉसिबल वैल्यू, w स्क्वायर हो गया है 0, x स्क्वायर हो गया है 1, y स्क्वायर हो गया है 1 और z स्क्वायर हो गया है 4। इन सभी का सम है 6। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सेट मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का सेट है। A pencil maker ships pencils in boxes of size 50, 100 and 200। तीन साइज के बॉक्सेस हैं, 50, 100 and 200। Due to packaging issues, some pencils break। About the 20 boxes he has supplied to a shop, the following information is available। Box number 1 through 6 have 50 pencils। Box number 7 through 16 have 100 pencils। And box number 17 through 20 have 200 pencils। No box has less than 5% or more than 20% broken pencils। अगर हम बात करते हैं उस बॉक्स की जिसमें 50 पेंसिल्स हैं, तो 5% होता है 2.5, पर डेसिमल में हम पेंसिल नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, 50 वाले बॉक्स में मोर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10 पेंसिल्स ब्रोकन है। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी हो गया है। सेकेंड कैटेगरी की बात करें जहां पर 100 पेंसिल्स हैं, तो 100 का 5% 5, तो यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 20%, दैट इज 20 पेंसिल्स। और अगर हम लास्ट कैटेगरी पर मूव करते हैं, देन व्हाट वी फाइंड, 200 का 5% ये कितना होता है, 10, तो मोर देन और इक्वल टू 10 एंड 20% के इक्वल या उससे कम, तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेस देन और इक्वल टू 40 पेंसिल्स। ये हमारी ब्रोकन पेंसिल्स के बारे में जानकारी है। फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स फॉर द 20 बॉक्सेस। कितनी पेंसिल्स ब्रोकन है वो हमें नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन में मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को अरेंज कर लें, बिकॉज ग्राफ से इंफॉर्मेशन को रीड करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई बार गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस पे दी गई है नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो 5 ब्रोकन पेंसिल्स एक बॉक्स में है, तो हम लिखेंगे देयर इज वन बॉक्स जिसमें 5 ब्रोकन पेंसिल है। व्हाट अबाउट 6? ऐसे दो बॉक्सेस हैं, तो हम लिखेंगे 6 एंड 6। 7 पेंसिल्स 4 बॉक्सेस में है ऐसी, तो वी कैन राइट डाउन 7 7 7 एंड 7। अच्छा 8 है नहीं। 9 पेंसिल्स ब्रोकन 3 बॉक्सेस में है, सो हम लिखेंगे 9 9 एंड 9।
10 broken pencils नहीं है, but 11 broken pencils एक बॉक्स में है, we can write down 11. फिर 12, 13, 14 नहीं है, सीधे 15 है. 15 broken pencils दो बॉक्सेस में है, so we can write down 15 and 15. Then 19 broken pencils एक बॉक्स में है. What about 20 broken pencils? ये तीन बॉक्सेस में है, so we can write down 20, 20 and 20. एंड देन हमें सीधा 30 ये रहा, तो ये वैल्यू 29 है. 29 ब्रोकन पेंसिल्स एक बॉक्स में है. एंड देन दिस विल बी 31. 31 ब्रोकन पेंसिल्स अगेन एक बॉक्स में है, और ये 33 होगा, तो 33 भी एक बॉक्स में. अगर हम देखें तो सभी बॉक्सेस में ब्रोकन पेंसिल्स हैं. काउंट करने पर 1 and 2 3 and 4 7 3 10 11 13 14 17 18 19 20. तो 20 के 20 बॉक्सेस में ये ब्रोकन पेंसिल्स हैं. ठीक है. अच्छा, बॉक्सेस कौन कौन से हैं? 1 से 6. सो लेट्स से हमने कहा बॉक्स 1 to 6. नेक्स्ट हो गया बॉक्स 7 to 16. और फाइनली हम बात कर रहे हैं बॉक्सेस 17 to 20 की. नाउ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें ऑब्जर्व करनी है. बॉक्स 1 through 6 में 50 पेंसिल्स हैं, तो हर एक बॉक्स में यहाँ 50 पेंसिल्स हैं, यहाँ पर हर एक बॉक्स में 100 पेंसिल्स हैं, और यहाँ पर हर एक बॉक्स में 200 पेंसिल्स हैं. जहां 50 पेंसिल्स हैं वहां ब्रोकन पेंसिल्स की रेंज है 3 to 10. दैट मीन्स इस लाइन के बियॉन्ड यहाँ पर ब्रोकन पेंसिल इस कैटेगरी की नहीं हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर 11 ब्रोकन पेंसिल्स हैं. हमारी फर्स्ट कैटेगरी में सिर्फ ये रेंज है ब्रोकन पेंसिल्स की, तो हम कहेंगे यहाँ पर इस कैटेगरी में एक भी ब्रोकन पेंसिल नहीं आएगी. ऐसे ही अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो 5 to 20. दैट मीन्स यहां से लेके और यहां तक सारी वैल्यूज कोई भी यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं. थोड़ा और डिटेल में इसको समझेंगे. और लास्ट अगर हम बात करते हैं 17 to 20 की, तो वहां रेंज है 10 to 40. यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 20 हो सकती है. दैट मीन्स इसके बियॉन्ड अगर ब्रोकन पेंसिल्स हैं तो वो हर हालत में इस कैटेगरी में होगी, तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे. ये तीनों के तीनों बॉक्सेस जो होंगे वो इस कैटेगरी के. पर टोटल यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं? 17 to 20 4 बॉक्सेस हैं. तो एक हर हालत में यहां होगी. यहां क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसकी मिनिमम 10 ब्रोकन पेंसिल्स हैं, तो 9 या उससे कम वाली कोई भी ब्रोकन पेंसिल इस कैटेगरी की नहीं हो सकती. सो तीन बॉक्सेस तो हमारे यहां हो गए, एक यहां हो गया. जब हम 50 पेंसिल्स की बात करें तो वो हर हालत में यहां से यहां ही हो सकते हैं. यहां से यहां पर अगर हम देखें तो 3 7 and 3 10 ऑप्शंस हैं, तो उनमें से 6 हर हालत में इस कैटेगरी में होंगे, क्योंकि इस लाइन के बियॉन्ड ये नहीं जा सकते. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4? वो हर हालत में यहां से होंगे. यहाँ पर 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पर 6 होंगे. तो 7 to 16 टोटल 10 बॉक्सेस हैं. 1 to 6 टोटल 6 बॉक्सेस हैं. ये हर हालत में यहाँ होंगे. 7 to 16 के 10 बॉक्सेस में से 4 हर हालत में यहाँ पर और 6 यहाँ पर. कौन से 4 ये पता नहीं है, यहाँ कौन सा 6 ये पता नहीं है. टोटल 7 है, इनमें से कोई एक इस कैटेगरी में मूव करे. एक बार हमने एक बेसिक आइडिया बना लिया है टेबल में, तो अब हम क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following can possibly be the sequence of the number of broken pencils in boxes 7 to 16? हम बात कर रहे हैं इस कैटेगरी की. 6 बॉक्सेस तो हमारे ये वाले होने चाहिए थे. ऑप्शंस के थ्रू हमें जाना होगा. 2 20 हमें यहाँ मिल चुका है, 19 एक है, 2 15 है, और एक 11 है. दैट इज यहाँ पर जो 7 बॉक्सेस हैं उनमें से 6 बॉक्सेस होने चाहिए थे, वो यहाँ हैं. और यहाँ से 4 बॉक्सेस हमें चाहिए थे. 7 7 7 7 डेफिनेटली ये हमारा आंसर होगा. सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है. क्या हम अदर ऑप्शंस पे नजर डालें? 29 ये किसी भी हालत में बॉक्स 7 to 16 में ब्रोकन पेंसिल्स का फिगर नहीं हो सकता है. ये हर हालत में 17 to 20 बॉक्सेस के अंदर है. इसे हम रिजेक्ट कर देंगे. अगर हम यहाँ आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, तो 20 20 20 हमने यहाँ से 3 ले लिया है. फिर एक 15 और एक 11 लिया है. यहाँ से हमने 2 छोड़ दिए. ये अलाउड नहीं है. ये यहाँ से हमें सिर्फ एक ही छोड़ सकते हैं. So फोर्थ ऑप्शन इज नॉट द आंसर. यहाँ अगर हम आए 20 एंड 22, 19 ले लिया है, 15 ले लिया है, 13 हमारे पास ब्रोकन पेंसिल है ही नहीं. ये ऑप्शन हाथ से चला गया है. अगर हम इस पे आते हैं तो 20 20 20 ये 3 हो गए हैं.
दो 15 हो चुके हैं, एक 11 हो गया, दैट इज हमने बॉक्स नंबर 19 जो है वो यहाँ छोड़ दिया है। 6665, हमारे पास 6 सिर्फ 2 बार है, 3 बार नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड कंक्लूसिवली फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जो हम इन्फर नहीं कर सकते हैं वो हमारा आंसर होगा, जो हम इन्फर कर सकते हैं वो हमारा आंसर नहीं होगा। 3 among the boxes numbered 17 to 20 have 29, 31, 31, 33 broken pencils in some order. Definitely ये statement true है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। No box numbered 1 to 6. 1 to 6 box इस कैटेगरी में से कोई 6 है। Has more broken pencils than any box numbered 17 to 20. 17 to 20 में से 3 बॉक्सेस तो यहाँ होंगे और एक बॉक्स यहाँ होगा। तो यहाँ पर कोई भी बॉक्स में जो ब्रोकन पेंसिल्स हैं वो इनसे ज्यादा नहीं हो सकती है डेफिनेटली, बिकॉज ये 9 के ऊपर नहीं जा सकता और ये 11 से नीचे नहीं आ सकता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, हम इसको इन्फर कर सकते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, अ बॉक्स विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स हैज 100 पेंसिल्स। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स, हाईएस्ट परसेंटेज की बात करता हूँ, 50 के हाईएस्ट वैल्यू 10 आ रही है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 40, पर 10 और 40 हमारे पास यहाँ नहीं है, तो सिर्फ 20 ही एक ऐसा पॉसिबिलिटी है, और 20 के यहाँ 3 केसेस हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ बनेगी। या तो 2 100 पेंसिल्स वाले बॉक्स होंगे जिनमें 20 ब्रोकन पेंसिल है, और एक 200 पेंसिल्स वाला बॉक्स होगा, या ये 3 बॉक्सेस 100 पेंसिल्स वाले होंगे। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, 4 among the boxes numbered 7 to 16 have less than 10 broken pencils. Less than 10 broken pencils, 7 to 16 4, definitely ये भी true statement है, ये आंसर नहीं होगा। Immediately हम अपना आंसर ये मार्क कर सकते हैं। Exactly 3 boxes have 20% broken pencils. Now 3 boxes 20% broken pencils जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पर ये जो 3 boxes हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तीनों 100 पेंसिल्स वाले हों, या हो सकता है इनमें से 2 तो 100 पेंसिल्स वाले हों और एक 200 पेंसिल्स वाला बॉक्स हो। तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, बट हाँ एक प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, इसीलिए फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, suppose that additionally it is known that the number of broken pencils in 17 to 20 are in an increasing order. इसका मतलब है ये बॉक्स नंबर 20 हो गया, ये बॉक्स नंबर 19 हो गया, ये बॉक्स नंबर 18 हो गया, 17 इनमें से कोई एक बॉक्स होगा। Which among the following additional information, if true, is not sufficient to uniquely know the number of defective pencils in each of the boxes numbered 17 to 20? That means हमें सिर्फ एक ही चीज पता करनी है कि क्या ऐसा है कि यहाँ जो जानकारी दी गई है उससे हम ये ना पता कर पाए कि बॉक्स नंबर 17 में कितनी डिफेक्टिव पेंसिल्स हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, बॉक्सेस नंबर 17 टू 20 कंटेन अ टोटल ऑफ 108 डिफेक्टिव पेंसिल्स। अगर ये जानकारी दी जाए तो हमें मालूम है इन तीनों का सम हम निकाल सकते हैं, ये हो गया 60 प्लस 33 93, तो 15 हमारे पास बचेगा, यानी बॉक्स नंबर 17 में 15 पेंसिल्स होनी चाहिए थी। तो हमें कंफर्म मालूम हो गया ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, box number 17 contains more defective pencils than any box from among boxes number 1 to 14. Okay. Now यहाँ पर क्या हम बॉक्स नंबर 17 में 19 पेंसिल्स दे सकते हैं? अगर ऐसा किया तो हमारे पास ये जो 3 बॉक्सेस हैं इनमें से हम 15 और 16 नंबर का बॉक्स तो बना सकते हैं, बट कोई एक बॉक्स 14 नंबर का या 13 का या 12 का या 1 का कोई भी होगा। तो उस केस में ये इंफॉर्मेशन गलत हो गई, क्योंकि 17 नंबर के बॉक्स में जो ब्रोकन पेंसिल्स हैं या डिफेक्टिव पेंसिल्स हैं वो किसी एक बॉक्स के जो बॉक्स नंबर 1 टू 14 में आता है उससे ज्यादा नहीं। ये स्टेटमेंट एक ही शर्त पे ट्रू हो सकता है, कब? अगर बॉक्स नंबर 17 में ब्रोकन पेंसिल्स 20 हो और ये दोनों जो 20 हैं ये बॉक्स नंबर 15 और 16, और 1 टू 14 हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लें तो हमें मालूम है कि बॉक्स नंबर 17 में जो ब्रोकन पेंसिल्स हैं वो इनसे हर हालत में ज्यादा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि बॉक्स नंबर 17 में 20 पेंसिल्स हैं, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट,
Boxes number 7 to 16 contain a total of 133 defective pencils. 133 defective pencils हमें चाहिए. Now हमें एक बात मालूम है कि यहाँ पर हर हालत में एक बॉक्स 17 to 20 वाला बॉक्स है. तो अगर हम यहाँ पर एक बार इन सबका सम कर लें तो कुल कितना होगा? 15 and 15 30, 11 19 30, 60 and 60 120. यहाँ पर इन सभी का सम 120 आ रहा, पर इनमें से एक बॉक्स यहाँ जाएगा. वो कौन सा बॉक्स होगा हमें नहीं मालूम है. लेट अस से अगर 20 वाला बॉक्स यहाँ चला गया तो इनका सम हो जाएगा 100. अगर 19 वाला बॉक्स यहाँ चला गया तो सम हो जाएगा 101. अगर 15 वाला बॉक्स यहाँ चला गया तो सम हो जाएगा 105. और अगर 11 वाला बॉक्स यहाँ चला गया तो सम हो जाएगा 109. ना हमें सम 133 बनाना है. 133 बनाने के लिए जो चार बॉक्सेस हमारे पास बचे हैं उनसे हमें या तो 33 चाहिए या यहाँ पर 32 चाहिए या 28 चाहिए या 24 चाहिए. अब 24 हम कैसे कर सकते हैं? मे बी हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं 5, 6, 6 और 7. हम यहाँ से ये अगर ले लें तो ये 24 हो गया. तो हम उस केस में कहेंगे कि बॉक्स नंबर 17 जो है उसमें 11 ब्रोकन पेंसिल्स है. क्या हम इसको 28 बना सकते हैं? हमें ध्यान रखना होगा. लेट अस से 5 हम यहाँ पर ले लें और एक 9 ले लें. 5 + 9 14 और हम दो 7 7 वाले ले लें. तो इनका सम भी 28 हो गया. इसका मतलब है अब हमारा बॉक्स नंबर जो 17 है उसमें 15 ब्रोकन पेंसिल्स हो सकती है. तो इस जानकारी से हम बॉक्स नंबर 17 में कितनी ब्रोकन पेंसिल्स हैं ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं. देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल. तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. लेकिन थोड़ा सा हम बाकी ऑप्शंस पे भी नजर डालते हैं क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन में और ऐसा होगा जहां पर हम आंसर नहीं निकाल सकते. नेक्स्ट, boxes number 11 to 16 contain a total of 101 defective pencils. Now boxes number 11 to 16 जो है वो इस कैटेगरी के बॉक्सेस हैं और ये टोटल 10 है. मतलब 11 to 16 बॉक्सेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? हो सकता है 6 बॉक्सेस, ये 6 बॉक्सेस यहाँ हो सकता है यहाँ से 5 हो, यहाँ से 1 हो, यहाँ पर 4 हो, यहाँ 2 हो, 3 हो, 3 हो, 2 4 1 5 नहीं हो सकता. तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है. हमें देखना है कि 101 क्या हम एक ही केस में बना सकते हैं या मल्टीपल केसेस में. तो 101 बनाने का एक काम करते हैं. 20 20 20 तीन तो हम ये ले लेते हैं. उसके बाद वी कैन टेक 15 and 15. तो ये हो गया है 90 और फिर 11 ले लिया तो 10. ऐसा होने पर हम कहेंगे कि हमारा बॉक्स नंबर 19 हमने यूज नहीं किया है. तो वो बॉक्स नंबर 19 कहा जाएगा? 17 to 20 वाली कैटेगरी. और कोई तरीका है इसको ऐसा करने का? मे बी हम यहाँ पर ले लें 20 20 and 20 and maybe we can take 19. तो यहाँ पर हो चुका है अब तक 79. हमें 101 करने के लिए 22 चाहिए. 22 हम कैसे ले सकते हैं? मे बी वी कैन टेक 115 and 17. अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि हमारे पास में एक 15 और एक 7 चला गया तो एक 11 और एक 15 बचा हुआ है. तो हमारा जो बॉक्स नंबर 17 है उसमें या तो 11 ब्रोकन पेंसिल्स हो सकती हैं या 15 हो सकती है या 19 हो सकती है. तो मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल होने के कारण हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है. लास्ट स्टेटमेंट, बॉक्सेस नंबर 7 to 16 कंटेन्स अ टोटल 124 डिफेक्टिव पेंसिल. अगर 124 है ना, यहाँ पर हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं. 7 to 16 बॉक्सेस की बात हो रही है, यानी टोटल 10 बॉक्सेस की बात हो रही है. इनमें से 6 ये होनी चाहिए. तो 6 कैसे होंगे? इनका सम अगेन हमने 120 लिया था. अगर 20 वाले बॉक्स को हम 17 में डाल दें तो 100 हो जाएगा. 101 105 या 109. नाउ अब बाकी बचे हुए 4 बॉक्सेस का सम ऐसा हो जिससे कि टोटल वैल्यू 124 हो जाए. ये अगर 100 है तो वी नीड 24 हियर. ये 101 है तो वी नीड 23 हियर. 105 है तो वी नीड 19 हियर एंड 109 है तो वी नीड 15. नाउ अगर हम इन चार सबसे छोटी वैल्यूज पर भी नजर डालते हैं 5 and 12, 17 and 7 24, तो उनका सम 24 होता है. यानी 23, 19 और 15 सम
हम बाकी बचे हुए 4 बॉक्सेस से किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। तो 24 हम कैसे करेंगे? हमने 5, 6, 6 और 7 ये 7 to 16 की कैटेगरी में हमने प्लेस कर दिया और जो 6 बॉक्सेस थे वो यहाँ पर थे। एक बॉक्स हमने छोड़ दिया। कौन सा बॉक्स? बॉक्स नंबर 20 और ये बॉक्स नंबर 20 किसका हो जाएगा? यहाँ पर जिसमें ब्रोकन पेंसिल्स 20 हैं, ये बॉक्स नंबर 17 का हो जाएगा। तो हम कहेंगे इससे भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारा आंसर नहीं। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉसिबल आंसर्स थे, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4।